मेरा सवाल आप दूसरी तरफ ले गए। दोनों ही बार जब मैंने आपसे बात पूछी, मेरा ना मंतव्य था आपसे जब मैंने ये पूछा कि आप इस्लाम को या संविधान को किसको ऊपर रखते हैं, मैंने बहुत पर्पस के साथ वो सवाल किया था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। दूसरे जब मैंने आपसे आर्टिकल 44 पूछा, मैं खेत की बात कर रहा हूं, आप खलिहान की बात करने लगते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आर्टिकल 44 के संदर्भ में, आप तुरंत उसको दूसरी तरफ, आप 6 बजे के बाद शराब पीना, तुम किसके संदर्भ में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, भाई आप परमिट कीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। इस देश में, एक सेकंड, इस देश में एक बाप है, उसके 4 लड़कियां हैं, एक की शादी ईसाई से होती है, एक की शादी मुस्लिम से होती है, एक की शादी पारसी से होती है, एक की शादी हिंदू से होती है जी। वो अपनी चारों बेटियों के लिए बराबर अधिकार चाहता है, वो बाप, उस बाप की क्या गलती है सर, बताइए। अरे कौन रोक रहा है आपको, दीजिए ना। यही तो है 44 सर। अरे सर यही तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड सर। एक मिनट सुनिए। उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड में क्या हमारी हिंदू बेटियों को हिस्सा मिल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके दे दिया कि एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलना चाहिए, दीजिए ना। और ये कौन रोक रहा है आपको, करिए ना आप। अच्छा एक बात बताइए, राइट टू विल आप निकाल देंगे क्या? करिए, निकालिए, राइट टू विल निकालिए। क्या कानून की बात कर रहे हैं आप? विल से सब कर दे सकते, निकालिए राइट टू विल, निकालिए आप राइट टू विल नहीं निकालेंगे। आपको लगता है कि ये मुसलमान, अरे छोड़िए ना, आप देश को देखिए पूरा। आपको लगता है नहीं 4 बेटियां हैं, अरे भाई 4 बेटियां हैं, उसको क्या करना है? जैसे आपने कहा कि एक से दूसरी शादी, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट में करिए आप शादी, कौन रोक रहा है आपको? मगर मेरा जो कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 में है, आप मुझसे क्यों छीनना चाहते हो उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप ये क्यों गलत फहमी आपको है कि आपका कल्चर अच्छा है और मेरा कल्चर गलत है? ये बिल्कुल गलत है। ये किसने कब कहा कि आपका कल्चर नहीं? ये आपने सवाल करके ये बता रहे हैं। अब आपने कुछ 2 चीजें खुद साबित कर दी। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी मुसलमानों का लीडर नहीं बनेगा, लेकिन आपने अभी मुसलमान है आपने खुद ये बता दिया कि एक्चुअली आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, अगर मैं बोलूंगा मुसलमानों के बारे में तो क्या मुसलमान क्या मार्स से आए क्या? नहीं, भारत की सरजमीन के है ना, मैं वही कह रहा हूं। बोलना चाहिए भारत के नागरिक है। नहीं, मेरा कल्चर और आपका कल्चर है तो हमारा कल्चर है सर। आप मेरा कल्चर हमारा कल्चर क्या कर रहे हैं? मैं आपसे देखिए, वही तो संविधान को समझ नहीं रहे ना आप। अगर आप आर्टिकल 29 पढ़ लीजिए खोल के, जरा पढ़ लीजिए खोल के आर्टिकल 29। वो सवालात हैं आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका। वो आर्टिकल 29 में तो कल्चर का प्रोटेक्शन मुझे दिया गया है, आप क्यों छीनना चाहते हो उसको? अच्छा, आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कल्चर का प्रोटेक्शन दिया गया है? अरे हर जगह का एक कल्चर इस देश की खूबसूरती है। जब मैंने आर्टिकल 44 की बात की तो आपने कह दिया कि कितनी बच्चियों को उत्तर प्रदेश में जमीन पे हक मिल रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अक्सर इस तरह की बातें करने वाले और समाज के उस तबके की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भरने वाले, उनको मैं हमेशा एक स्टेटस में देखता हूं, एफ्लुएंट देखता हूं। वो विदेश से पढ़कर भी आते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि आप भी विदेश से पढ़कर आए हैं, लिंकन इन से बैरिस्ट्री आपने पढ़ाई की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तमाम लोग मेरे को एफ्लुएंट दिखाई देते हैं। वो जिस तबके की बात होती है सर, वो गरीबी दिखाई देता है। ये भी थोड़ा मुझको आप माजरा समझाएंगे, क्योंकि आप तो सर ऊपर से नीचे तक पूरा मशीन देख चुके हैं। आपका सवाल खुल के करिए, आप क्या पूछना चाह रहे खुल के करिए। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया सर। आपकी तरह अक्लमंद होता तो एंकर बन जाता। आर्टिकल 44 की बात करने पर उसको जिन गलियों में घुमाया, मुझको नहीं गलियों में नहीं, आपने कई सारी चीजें समानांतर रूप से खींची सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये होना है तो ये भी साथ में हो जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ, फिर ये बात करेंगे, तब ये बात होनी चाहिए। ये जो झमेला है सर, इसके चक्कर में ये तो नहीं होता कि कुछ लोगों ने मुद्दों को हमेशा जिंदा रखा है ताकि उन मुद्दों पर उनकी अपनी खेती बाड़ी पॉलिटिक्स की वो बढ़िया जारी रहे, वो एफ्लुएंट रहे, उनका कुल खानदान कारोबार चलता रहे और वो मुद्दे जस के तस हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, मैं आर्टिकल 44 की मुखालिफत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले लॉ कमीशन को मैंने अपने ओपिनियन पूछे थे तो हमने लिख कर दिया उनको। और आज भी आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 44 का वायलेशन या आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करना या जो भी कानून बनाना, उसके खिलाफ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे को राइट टू कल्चर आर्टिकल 29 का हमारा हिस्सा है। हम अपने कल्चर को, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप नहीं छीन सकते मुझसे। आप दिनेश साहब, मेरा फंडामेंटल राइट है। अब आप ये बताइए कि इसमें एफ्लुएंट, उसमें क्या है? भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप एफ्लुएंट की बात कर रहे हैं ना, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि देश के नेचुरल रिसोर्सेज सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि देश की 55% दौलत 5% लोगों के पास है। वो क्यों हो रहा है?
देश का पूरा एयरपोर्ट, देश के पूरे पोर्ट्स एक आदमी के पास क्यों है? बताइए मेरे को। ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है? आप बताइए मेरे को। गरीबी, आप 4 साल का टीओडी करते हैं, आप गरीबी उसका मुकद्दर बना रहे, उस पर देखिए ना। अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, आप उस पर नहीं बात करेंगे, किस पर बात करेंगे आप? अब आप सुनिए, इसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात नहीं होना चाहिए।